देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे देखिए आ रही है। अब्दुल वाहिद साहब, ईरान 48 से 72 घंटे में कुछ अहम फैसला ले सकता है। ये ईरान ने कहा है कुछ अहम फैसला ले सकता है। इसके साथ साथ मैं अभी देख रहा हूं यहाँ पे कमाल खर्रादी ने कहा है कि ईरान इज रेडी फॉर ए लॉन्ग वॉर विथ अमेरिका। ये देखिए यहाँ पे कहा है देयर इज नो रूम फॉर डिप्लोमेसी, यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा है कि लॉन्ग वॉर के लिए, बिल्कुल अभी 23 मिनट पहले की खबर है। इसके अलावा आज जो है वो ईरान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने जापान से बातचीत की है। जी हाँ, जापान से बातचीत की है। तो ये आप देखिए यहाँ पे किस तरह की अपडेट आ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ अपडेट यह आई है, हसन रिजवी साहब ने दिया है कि इजराइल एयरपोर्ट पर मिसाइल गिर गई है यहाँ पे और उसमें तबाही और बड़ी भगदड़ मची हुई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है। यादवेन ने लिखा है, राशिद भाई, ईरान की सड़कों पर जो सैलाब जनता का मुश्तबा खामनाई घोषणा के बाद खुशियां मनाई है, इससे यूएस इजराइल के होश ठिकाने लग गए। और देखिए खबर क्या आ रही है, बड़े बड़े तजिया निगार ने लिखा है अब्दुल वाहिद साहब कि जो ये नए आए हैं मुश्तबा खामनाई साहब, इनके साथ ईरान के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं पूरी जिम्मेदारी से। इसके साथ साथ आईआरजीसी, बसीजी फौज और जो इनका खुफिया विभाग है, यानी सब जो है पूरे मुत्तहिद हो गया तेहरान। ये देखिए ये सुप्रीम लीडर के साथ अपने, और आपने देखा अभी 2 दिन पहले अब्दुल वाहिद साहब किस तरह से खबर चलाई गई जब ईरान के प्रेसिडेंट ने माफी मांगी अपने नेबर्स कंट्रीज से, तो ये खबर चलाई कि आईआरजीसी बड़ा नाराज है इससे कि साहब माफी तुमने क्यों मांग ली, और दोनों आमने सामने हो गए। यानी कोई मौका इन्होंने नहीं छोड़ा ये बताने का कि साहब दोनों में बड़ा झगड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे साथ यादवेंद्र भी आ गए, जयदीप भी आ गए, हसन रिजवी साहब, सब और ये सब बड़ी अपडेट्स के साथ आए हैं। मैं तमाम अपडेट दूंगा, लेकिन अपनी बात मुकम्मल करें। यहाँ पे इजराइल के कई मंत्रियों के घर उड़ा दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ मोहम्मद रईस साहब ने कहा है कि इजराइल में जो मंत्री हैं इजराइल उनके घर उड़ाए जा रहे हैं। कई घर अब तक उड़ा दिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट को पूरी तरह से उड़ा दिया गया। ये खबर भी आपके स्क्रीन पर देखिए आई है। तो ये सूरत हाल है, भयंकर सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं इजराइल की। वो इजराइल जिसने दावा किया था कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। आज मैं ये भी पढ़ रहा था कि जो थर्ड है इनका वो चकनाचूर हो गया है, ताड़ी को पूरा उड़ा दिया गया है, यानी उस सिस्टम को ही तबाह कर दिया गया है। आप बताइए, इनका राडार सिस्टम तबाह कर दिया गया, जॉर्डन में इनका जो एयर सिस्टम है वो तबाह किया गया, कतर में किया गया, यूएई में तबाह किया गया। ये मौजूदा सूरत हाल है जो मैं पेश कर रहा हूं। अपनी बात कंप्लीट करें अब्दुल वाहिद साहब, और बड़ी अच्छी अपडेट आप दे रहे हैं। यहाँ पे एक और मैं आपको अपडेट देता हूं, यूरोप और अरब देशों में हुई मीटिंग, फ्रांस अपने कैरियर को भेज रहा है ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके, ऐसी खबर है। लेकिन ये प्रोपगंडा भी हो सकता है। कई बार ऐसे आया कि साहब फ्रांस फौज भेज दिया, फ्रांस ने ये कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि वो बिल्कुल अलग थलग हैं। यहाँ पे नूर साहब लिखा, इजरायली मेट्रो स्टेशन पर छुपने का को मजबूर हो रहे हैं, छुपने की जगह नहीं मिल रही है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, भगदड़ है। तो ये वहां की अब तक की सूरत हाल है, जो कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ और मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे अजरबैजान, जिनके बारे में बड़ा ये था कि दोनों में टकराव, राष्ट्रपति के मुश्तबा खामनाई जी को सुप्रीम लीडर चुने जाने पर मुबारकबाद दी है। यहाँ पे ये देखिए, और ये रूबियो, ये क्या बयान है, ये भी मैं आपको जयदीप साहब ने अपडेट किया। रूबियो ने बंधक बनाने के मामले में तेहरान के मौलवी शासन से बुरा अपराधी दुनिया में कोई नहीं है, वे बंधक बनाने में कुख्यात हैं। इससे उस तथ्य की पुष्टि हो जाती है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना लिया है। तो ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, यानी खुद अमेरिका ने बता दिया है कि हमारे फौजी जो है वो बंधक बनाए जा चुके हैं। जी अब्दुल वाहिद साहब, फिर अपडेट दूंगा आपको तमाम व्यूअर।
मुमताज भाई, तो एक्चुअली देखिए क्या है कि ईरान जो है उस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो जो है सदर पेज़ेश्कियान के बयान के बाद भी कई सारे अरब ममालिक पर हमले जारी रखे हुए हैं। लोगों ने पेज़ेश्कियान साहब के बयान को मिसरीड किया। उन्होंने क्लियर बोला था कि अगर ईरान पर वहाँ से हमले ओरिजिनेट नहीं होते हैं, तब हम हमले रोक देंगे। सवाल ये है कि कोई भी हो, देखिए पैसेंजर प्लेन होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है फ्यूल की, कि वो ठीक है दिल्ली से उसने उड़ान भरी, जर्मनी तक भी जाएगा, उसको बीच में रिफ्यूलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो पैसेंजर प्लेन नहीं है, एक फाइटर जेट है, तो वो जो है 250-300 किलोमीटर से ज़्यादा की परवाज़ नहीं कर सकता। मैक्सिमम करेगा या फिर B-2 बॉम्बर वगैरह कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो ये इतने सारे ओवर ए डज़न या कई बार 50, 60, 70, 80 के आसपास ये जो अमेरिका के फाइटर जेट अचानक आते हैं, इसराइल वगैरह के, उसके बाद ये ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर अटैक करते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं। इनकी रिफ्यूलिंग कहाँ से हो रही है? ये कहाँ से आ रहे हैं? तो सीधा-सीधा मतलब ये है कि भई ईरान ने, अभी आप देखिए, जब वो अभी जो 12 रोज़ा जंग हुई थी 6-7 महीने पहले, उसके बाद से ईरान ने खुद जो है 2-3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मीडिया में खबरें चला रहे हैं कि सिर्फ रशिया प्रोवाइड कर रहा है इनपुट, वो अपने सैटेलाइट से दे रहा है। ईरान भी कैपेबल है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप उसी वक़्त बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं जब वो चीज़ आपकी हो, आप दूसरों पर निर्भर ना हों। तो इस वक़्त जो है ईरान सैटेलाइट के भी मामले में ऐसा नहीं कि पूरी तरह से चीन और रूस पर निर्भर है। चीन और रूस पर ईरान निर्भर नहीं है, हमारे दर्शकों को ये बात भी जाननी चाहिए। उसका अपना भी एक सैटेलाइट सिस्टम है, जो बहुत मज़बूत और मुस्तहकम है। तो क्या ईरान को नज़र नहीं आ रहा है कि जितने जो है फाइटर जेट्स वगैरह आ रहे हैं, जो तेहरान पे और दीगर शहरों पे बमबारी कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? भई ये 2-3 हज़ार किलोमीटर से नहीं आ रहे हैं, ये इसराइल से नहीं आ रहे हैं, ये उसी बहरैन से आ रहे हैं, उसी कतर से आ रहे हैं, उसी कुवैत, ओमान, यूएई से आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है, अच्छा जब ये फ्लाइट ओरिजिनेट होती है, ये लोग आते हैं, अटैक करते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि भई लामोहला जब आपका एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ है, तो उसपे अटैक होगा, रिटेलिएट करेगा ईरान, रिटेलिएट कर रहा है ईरान। तो यही एक बेसिक रीज़न है। और दूसरे ये है कि एक तरह से बेट्रेयल है, ये एक तरह से दगाबाज़ी है अरब ममालिक के साथ अमेरिका की, और अमेरिका भी वहाँ पे एक्सपोज़ हो रहा है। तीसरे ये है कि अमेरिका की साजिश ये थी, वो ईरान को इस वक़्त नहीं घेरना चाह रहा था। उनकी साजिश ये थी कि ईरान को 2015 में घेरें। ये पूरी की पूरी जो बात मैं कह रहा था कि अब्राहम लिंकन से लेके सारे हम ज़ायनिस्ट जूस की बात करते हैं, हम ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस की बात नहीं करते हैं। तो इन सबकी साजिश ये थी कि जब इन्होंने आईएस खड़ा किया था इराक के अंदर, तो इनकी पूरी प्लानिंग ये थी कि आईएस और कुर्द, इन सबको ईरान के अंदर दाखिल किया जाए और वहाँ पे एक जो है अनीस या कोई एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। और इधर से जो है पाकिस्तानी बॉर्डर पर बलोच वगैरह को। तो ये पूरी की पूरी उनकी प्लानिंग थी। उसके अंदर क्या हुआ कि वो जो है खुद ईरान, रशिया वगैरह ये सब इन्वॉल्व हो गए सीरिया में। तो ये लोग जो है, इनको फिर इधर-उधर बढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके बाद क्या है कि फिर वो बीच में तुर्की आ गया, रिजीम चेंज हुई सीरिया के अंदर। तुर्किया का फिर जो है एक जो है ट्रीटी हो गई। तो अब तुर्किया खुद जो है कुर्दों पर दबाव बना रहा है कि वो यहाँ न जाएँ, क्योंकि तुर्किया को डर ये है कि भई अमेरिका ने अगर इनको मुसल्लह कर दिया दोबारा कुर्दों को, तो फिर ये तुर्किया के सर पर सवार हो जाएँगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ईरान के फ़ेवर में इस तरह जो माहौल है इस वक़्त, तो इंसर्जेंट्स ग्रुप जो है, जितने सारे हैं, तो ये फ़ेवरेबल ईरान के लिए इस वक़्त इसलिए है कि वो भी अमेरिका के असलियत को जानते हैं, वो अमेरिका के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। और दूसरे, तुर्की जैसे ममालिक खुद जो है वहाँ पे एक रोड़ा बने हुए हैं। वो भी नहीं चाहते कि आईएस और ये लोग दोबारा मुसल्लह हों और वो कहीं भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। क्योंकि अगर ईरान का फ़ॉल होता है, तो फिर ये सारे मुसल्लह ग्रुप अमेरिका कहाँ इस्तेमाल करेगा? दीगर ममालिक पे। तो इनकी पूरी साजिश है कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का एक माहौल हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, कोई भी हो, इन सारे मुस्लिम ममालिक को तबाह व बर्बाद किया जाए, और जो भी यहाँ का वेल्थ है, जो भी गैस है, ऑयल है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, इस पर अमेरिका कब्ज़ा करे। तो ये उनकी साजिश है और इसको सुन्नी वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड समझ रहा है। इसीलिए सिर्फ़ बयानबाज़ी तक ही वो लोग महदूद हैं, और एक विज़नरी जो है, लीडरशिप जो है, हमें देखने को मिल रही है पूरी जो है, ख़ास तौर से मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। जी। तो बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है अब्दुल वाहिद साहब आपने। एक अच्छा पूरा, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको आपने बहुत ही सलीके के साथ कवर कर लिया है। तो और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे सदर साहब जुड़ गए हैं।
मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। फिरोज बख्त अहमद साहब जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पे बड़ी खबर, इजराइल और कुवैत में अमरीकी बेस पर दिन भर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ये आप देखिए, आज दिन भर जो है वो मिसाइलें दागी गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने तुर्की के रक्षा मंत्रालय कहना है कि ईरान से दागी गई एक और बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुसी, जिसे नाटो एयर डिफेंस ने रोका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये मिसाइल दागी है। यहाँ पे एक और साहब यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है, सभी अरब देशों ने अपने तेल उत्पादन में कटौती कर दी है, जिससे यूरोप और यूएस को अपने इमरजेंसी तेल भंडार का यूज करना पड़ रहा है। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पे सभी अरब देशों ने अपने तेल उत्पादन में कटौती कर दी है, जिसकी वजह से अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं फिरोज बख्श साहब पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं राशिद रिजवी साहब, क्या लग रहा है कि हिजबुल्लाह बोल रहा है, ईरान भी बहुत ज्यादा, ये अंसारुल्लाह लाहौती, कल भी ये सवाल आया था, वो क्यों खामोश है? क्या वो नई स्ट्रेटेजी की तैयारी है, या उनको भी कहा गया है कि अभी आप रुक जाओ, अभी हम काफी हैं, अभी आपकी जरूरत नहीं है, या फिर वो ग्राउंड बैटल की तैयारी कर रहे हैं? मतलब इतनी खामोशी, रेड सी इतना खामोश क्यों, राशिद साहब? सबकी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि हूथियों को भी अपनी एक जिम्मेदारी उनको दी गई है। अब जब उनका टाइम आएगा वो अपना काम करेंगे, जब उनका टाइम आएगा तो वो अपना काम करेंगे। अभी मैटर क्या होता है ना कि उधर से वो हूती को भी इंगेज करवा दें, तो अब अमेरिका ये कहेगा देखो वो सारे लोग मिल के हम पे हमला कर रहे हैं, इजराइल पे हमला कर रहे हैं, और जो वेस्टर्न कंट्री है वो खामोश है, यूरोपियन कंट्री खामोश है, वो इंगेज करेगा ओपनली, ब्रिटेन को भी इंगेज करेगा ओपनली, फ्रांस को भी कि आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो एक एक कदम ईरान का पूरी स्ट्रेटेजी के साथ है, जहां जरूरत होगी वहां इंगेज कर दिया जाएगा इनको। आओ तुम्हारा नंबर है, जब कह देंगे कि चलो बम वर्षा कर दो इजराइल के ऊपर, तुम भी इधर से हम भी कर रहे हो, उधर से वो कर रहा है, अब हमको इनको डिस्ट्रॉय करना है। इतना तो आप मान के चलिए कि जो समझौते की बातें हो रही हैं मुमताज भाई, जिस तरीके से मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसमें इतना गुस्सा है, इतना फ्रस्ट्रेशन है कि इतने सालों की बनाई हुई हमारी मीरास ईरान ने 8 दिन 9 दिन में उजाड़ दिया। हमारी 30-35 साल की मेहनत को इन्होंने उजाड़ दिया, पूरी तरीके से धराशायी कर दिया इन्होंने। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो है, और ऊपर से अरब देश इनसे सवाल कर रहे हैं। अरब देश का सवाल यही है कि भैया जब हम आपको सब कुछ दे रहे थे, हमको जरूरत पड़ी तो आप इजराइल जल करने लगे, तो हम आगे से आपके एयरबेस के लिए क्यों कंटिन्यू करें? और ईरान नहीं चाहता है, और कहीं ना कहीं वो लोग भी इनसे मुक्ति और निजात चाहते होंगे। आज की डेट में खाली अमेरिका के पास ही ऐसे बिजनेसमैन नहीं है कि जो तेल निकालें, जापान के पास भी हैं, साउथ कोरिया के पास भी हैं, कुछ चाइना के पास भी हैं लोग। वो तो किसी अलग अलग लोगों से अपना बिजनेस एग्रीमेंट करेंगे, उनसे निकलवाएंगे। तो जब अमेरिका का आदमी नहीं रहेगा तो पेट्रो डॉलर का टेंशन भी नहीं रहेगा। तो हमको तो ये लगता है कि सीज फायर में इतनी कंडीशन रहेगी कि अमेरिका तैयार ही नहीं होगा। अगर वो दुनिया के सामने ये दिखाना चाहेगा कि हम सीज फायर करना चाह रहे हैं और ईरान नहीं करना चाह रहा है, ये नरसंहार कर रहा है, तो इसके लिए सबको एक मुत्तहिद होना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। तब उस कंडीशन में ईरान कंडीशन आदमी रखेगा कि भाई मेरी कंडीशन पूरी करो, तुमको यहाँ पे कोई बेस नहीं होने चाहिए तुम्हारे। जितना भी कब्जा किया है इजराइल ने वो पीछे हटे, जितना कब्जा किया है वो पीछे हटे वहां से। गाजा का जो निर्माण होगा वो यूएन के थ्रू होगा, तुम्हारे थ्रू नहीं होगा।
तुम्हारा पीस बोर्ड कोई मतलब नहीं है, इस पीस बोर्ड को हम नहीं मानते। और इसी पीस बोर्ड को चाइना और रशिया भी ऑब्जर्व करेगा। अब आप देखिएगा आने वाले उसमें इस पीस बोर्ड को क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि पीस बोर्ड नहीं करेगा। तो इनको तो लगातार हर तरीके से हर जगह से चोट मिल रही है और रेगुलर मिल रही चोट इनको। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर आ रही। मैं राशिद साहब 2 मिनट बस 2 सेकंड रोकूंगा। यहाँ जयदीप साहब ने अपडेट किया, इजरायली मीडिया नेतन्याहू के घर के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई क्योंकि उन पर हमले या कत्ल के कोशिश की इम्कान जाहिर किया जा रहा है, शक जाहिर किया जा रहा है, आशंका है कि उनका कत्ल किया जा सकता है, तो इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेकिन खबर यह है कि 18 घंटे नेतन्याहू 18 घंटे सिर्फ फ्लाइट में रहने के लिए मजबूर हैं, ये भी खबर आ रही है। और जहां तक अब्राहम लिंकन है उसका भी तक कुछ पता नहीं है। अब्राहम लिंकन की कोई फोटो नहीं आ रही, कोई तस्वीर नहीं आ रही है कि आखिर अब्राहम लिंकन कहाँ है नहीं है। हालांकि डूबा नहीं है, डूबा होता तो अब तक उसकी तस्वीर आ जाती, लेकिन कहाँ उसको लेके भाग गए, कहाँ उसे छिपा दिया। ये हिब्रू मीडिया, जयदीप साहब ने कहा हिब्रू मीडिया के हवाले से खबर, इजरायली स्थित अल खिजर को अटैक कर दिया है जिससे इजराइल के कई हिस्सों में पावर आउटरेज हो गई है। ये भी अपने आप में बड़ी खबर। यानी आप ये देखिए पल पल की खबर। यहाँ पे उत्तर कोरिया ने भी मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर कोरिया ने भी यहाँ पे मुबारकबाद दी है। और इसके अलावा किंग जॉन ने, यादविंदर ने कहा है किंग जॉन का बयान भी ईरान के साथ आने का इशारा करता है, वो भी यहाँ पे आ सकता है। जयदीप साहब लिखा है कि यूएई का जो मर्बन क्रूड ऑयल है वो $120 को पार कर गया है। यानी आप ये देखिए जो आज बात चल रही है कि क्या पेट्रोल की कीमत हिंदुस्तान में भी 150 से ऊपर जाएगी, क्या महंगा होगा। और ऐसा लग रहा है कि ऐसा बहुत मुमकिन है। जयदीप साहब ने ये लिखा है, देखिए मैं अपडेट इसलिए करता जा रहा हूं ताकि हमारे जो नाजरीन है उनको ताजा खबरें भी मिलती रहे। जयदीप साहब लिखा है तेल की बढ़ती कीमतों के संदर्भ में ट्रंप ने कहा है कि हिम्मत दिखाना चाहिए और होर्मुज को पार करना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये और उसके बाद लिखते हैं जयदीप साहब, लगता है ये सबको मरवा कर छोड़ेगा। इसके साथ साथ नूर साहब लिखा है आईआरजीसी ने 300 से ज्यादा अमेरिकी फौज को मारने का दावा किया है कि 300 से ज्यादा। हालांकि ये तादाद जो है बहुत ज्यादा बताई जा रही है और खास तौर से इजरायली फौजियों की तादाद तो हजारों में बताई जा रही। बहरहाल जो भी है, पुतिन ने कहा हम ईरान के हर तरह से साथ में हैं। बहरहाल अभी मैं और अपडेट दूंगा। राशिद साहब अपनी बात मुकम्मल करें, फिर फिरोज साहब पास और अब्दुल वाहिद साहब। जी मुमताज भाई, तो अभी सीज फायर की तरफ जाने का तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब सीज फायर की बात चलेगी तो कंडीशंस रखी जाएंगी। और आप ये देखिए नेतन्याहू तो ऐसा शैतान है कि जो सीज फायर होने के बाद भी हमला करता है। तो इसको लेकर के बिल्कुल तैयार है वो ईरान कि तुम्हारे हमले का पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उससे ज्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। अब ईरान के नुकसान ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है और ईरान का बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है फिजिकली, उसके ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं। और ये रेजिडेंशियल एरिया पे अटैक कर रहा है इजराइल कॉलेज पे कर रहा है, स्कूल पे कर रहा है, हॉस्पिटल पे कर रहा है, रेजिडेंशियल एरिया पे कर रहा है। तो इन्होंने कह दिया हम भी करेंगे, अगर तुम कर सकते हो तो हम भी करेंगे। तो मुमताज भाई आज की ये हालात जो नजर आ रहे हैं, ये लगता नहीं है कि हफ्ते 10 दिन में ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो सीज फायर की बात शुरू हुई नहीं है। जब सीज फायर की बात शुरू होगी तो उसमें मुद्दे आएंगे कि कौन क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है इजराइल को अमेरिका डूबने तो नहीं देगा कि इनकी हर बात मानी जाए ईरान की। वो कुछ ना कुछ एक निगोशिएबल वाले उस पर लेकर के आएगा कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। बस यही सब चलता रहेगा और ईरान हमले पे हमला करता रहेगा। एक फासला तो आपको मिल जाएगा कि इजराइल जो है 60% खाली हो जाएगा। आज की डेट में 25-30% इजराइल खाली हो चुका है, लोग भाग गए हैं।
मार्केट वीरान हो गई है, रेस्टोरेंट में कोई आ नहीं रहा है, होटल में कोई बुकिंग नहीं हो पा रही है। अब जो लोग होटल का कमरा बुक किए हैं उनको समझ में ये नहीं आता कि हम होटल के कमरे में रहें कि बेसमेंट में रहें। नेतन्याहू की हालत ऐसी होती है कि अंधेरा होने से पहले अपने जहाज से बैठ के सीधे साइप्रस पहुंच जाते हैं, रात वहां बिताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सोने के बाद पता नहीं आंख खुलने का मौका मिले कि न मिले, तो वो हर रात निकल जाते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं ये साइप्रस। खबर यहाँ पे, ये जो मैं फुटेज दिखा रहा हूँ राशिद साहब, फिरोज बख्श साहब, ये जो फुटेज दिखा रहा हूँ ये हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। जो इजराइल का रेडियो स्टेशन है उस पे ये हिजबुल्लाह का, आप सोचिए जरा से, हिजबुल्लाह जिसके बारे में इनका दावा था कि हमने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया, हमने हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर दिया। आप बताइए, ये हिजबुल्लाह का अटैक है जिसे पूरी तरह से, ये देखिए रेडियो स्टेशन जो इनका है इजराइल का, वो रेडियो स्टेशन उसका भरता बन गया है, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हिजबुल्लाह जिसके बारे में ये दावा कर रहे थे कि साहब ये तो पूरी तरह से हमने इनको खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा था इसीलिए मैंने रोका राशिद साहब। और अब मैं अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैं फिर फिरोज साहब कोई अगर बात है राशिद साहब। मुमताज भाई जी राशिद साहब को पूरा करने दीजिए। जी मुमताज भाई, जिस तरीके से इजराइल करता था कि ईरानियों को मैसेज भेजता था, उसी तरीके से ईरानी इजरायलियों के मोबाइल में मैसेज भेज रहे हैं कि तुम्हारे सारे एयर डिफेंस तबाह हो चुके हैं, अगर अपनी जान बचाना है तो इजराइल छोड़ के भाग जाओ। इससे बहुत ज्यादा डर का माहौल इजराइल में और फैल गया है। और जो फुटेज सीसीटीवी कैमरों को बंद करवा दिया गया है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी उनके हैक किए जा रहे थे, हैक करके उसकी फुटेज निकाल के वो रिलीज हो रही थी जो उनकी तबाही हो रही थी। तो इन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे भी बंद करवा दिए हैं। तो जिन जिन रास्तों पर इजराइल चला है उसी रास्ते पर आज ईरान चल रहा है, तो इजराइल को उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। जो मैसेज वाली बात पे ही सबसे ज्यादा भीड़, जब पहला मैसेज आया तो पता चला कि एयरपोर्ट में भीड़ लगने लगी कि कोई फ्लाइट है कि नहीं। लोग फोन कर रहे हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी फोन नहीं उठा रही है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो जा करके वहां पर कैश से काउंटर टिकट लेने के लिए वो परेशान है कि कहीं भी निकल जाए। वो पता चलता है कि एयरपोर्ट पे अभी कोई फ्लाइट नहीं है, अभी कोई उम्मीद नहीं है, अभी होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, अपना मोबाइल नंबर आप नोट करा दीजिए। ये सब हालात वहां के चल रहे हैं। इजराइल ने एक काम और किया है, अपनी जो उसकी शैली है, उसका स्वभाव है, जो उसका मिजाज है, उससे मिलता हुआ कि 9 दिन से उसने रास्ता क्रॉसिंग बंद कर दी कि किसी भी तरीके की मदद गाजा के लोगों के पास न पहुंचे, कोई इमदाद न पहुंचे। तो गाजा में भी थोड़ा सा हालात गड़बड़ चल रहे हैं कि उनके तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। तो उसका यही कहना है ना, वो तो हर एक चीज को अपना हथियार बनाता है, इंसान की भूख को, इंसान की बीमारी को, हर चीज को अपना हथियार बनाता है। तो ये गाजा के लोगों की भूख को भी ये हथियार बनाने की कोशिश करेगा, इसको एक अपनी कंडीशन में रखने की कोशिश करेगा। जी मुमताज भाई।